इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उपकार का बदला, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में दिया है कि एक सुमन नाम का एक गरीब आदमी था जो वह पंखे बेचकर अपना गुजारा चलाता था, ठीक है। और वह दोपहर के समय जब सब लोग सो जाते थे तो वह गर्मी के मौसम में एक वृक्ष के नीचे आराम करता था, ठीक है। जब एक वृक्ष के नीचे आराम करता था और वह खाने के समय जब अपने पोटली से कुछ खाने के लिए जब निकालता तो उसी समय एक बंदर आ जाता है और आकर उसकी तरफ देखने लगता है। तो वह सुमन सोचता है कि वह भूख से व्याकुल है, उसकी तरफ एक दो खाने की चीज़ें दे देते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वह उसकी एक भी पंखे नहीं बिकते हैं और पंखे ना बिकने के कारण वह भूखा ही बैठ जाता है पेड़ के नीचे। और उसी समय ठीक नित्य रोज की तरह बंदर आता है और उसको कुछ भी ना खाने पीने देने की स्थिति देखकर वह बंदर उसको मदद के लिए एक पपीता लाता है, ठीक है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सुमन एक गरीब आदमी था, वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंखे को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे बिकते नहीं थे। जब दोपहर के सभी लोग आराम करने चले जाते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। उस समय एक पेड़ के नीचे विश्राम मतलब वह लेट जाता था या दोपहर में आराम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता है। यानी जब गर्मी कम होता है, दोपहर के बाद जब शाम होने को समय आता है, यानी गर्मी जब कम होता है तो फिर से वह पंखे बेचने चला जाता है। दोपहर में जब विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद कर लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फुटहा, कभी कचड़ी तो कभी गुलगुला खरीद लेता। एक दिन दोपहर के समय सुमन पेड़ के नीचे बैठा था, नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। यानी नाश्ते की पोटली जो था उसका वो खोलने की कोशिश कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। यानी बहुत से बंदर थे उस बगीचे में। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूर पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। यानी सुमन के पास उसके वृक्ष के पास यानी कुछ ही दूरी पर वह आकर बैठ गया। वह सुमन की तरफ टुकुर टुकुर कर देखने लगा। सुमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंक दिए। यानी उस भूखे बंदर को वह स्वयं सोचने लगे कि यह शायद यह भूखा है और उसकी तरफ 2 गुलगुले फेंक दिए। बंदर ने लपककर गुलगुलों को उठाया और खा लिया। अब रोज दिन दोपहर को सुमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सुमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। पैसे पास में थे नहीं, क्योंकि पंखे बिके नहीं थे इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सुमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। यानी बंदर नित्य के प्रति जिस तरह उसके पास आता था वो बंदर उसी दिन उसी समय भी उसके पास आया। सुमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोला कि हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ लाया नहीं। तुम्हें क्या दे सकता हूँ, ये तुम्हें क्या दूँ, आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो, क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सुमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या। आंख बंद कर मन मारकर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूरी पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सुमन
हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा। तब तक बंदर 2 पंखों को खींच लिया। सुमन अरे अरे करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैरों पर फांदते हुए चल दिया। सुमन असहाय सा उसे देखता रहा। सुमन एकटक उसे आश्चर्य से देखता रहा। सुमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह बूढ़े और लाचार थे और बंदर वह तेज गति से दौड़ता हुआ सड़क के किनारे एक डेरे की ओर चला गया। सुमन दुखी हो गया, मन ही मन सोचने लगा, एक तो आज पंखा नहीं बिका और उस पर से बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब इसका भी घाटा मुझको सहना पड़ेगा। वह सोच में डूब गया। कुछ समय बीता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिख पड़ा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था। अधपका पपीता का मतलब आधा पका हुआ था और आधा कच्चा था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर सुमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीता को सुमन की ओर लुढ़का दिया। जब तक सुमन की आंख लग गई थी, बंदर सुमन को निश्चिंत देखकर एक बार गुर्राया। इस पर सुमन की आंखें खुल गई। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए? सुमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सुमन पर खुखियाते हुए दौड़ा। सुमन डर गया। बंदर खुखियाते हुए आया और उसके पपीते को सुमन के ओर नज़दीक लुढ़का दिया। फिर वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सुमन की ओर देखने लगा। सुमन डरते हुए पपीता को उठा लिया। सुमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया, यानी वह शांत हो गया। बंदर को शांत देख सुमन ने अपने कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया और उसके 4 टुकड़े किए। 1-1.5 टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सुमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सुमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया, समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सुमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाथ लगाई, पंखा ले लो पंखा। वो पंखे वाले डेरे से किसी ने पुकारा, डेरे से किसी व्यक्ति ने पुकारा उसे। सुमन फाटक खोल डेरे के अंदर गया। वहाँ एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सुमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखे को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? तो सुमन ने कहा, जी सरकार, ये पंखे यह बंदर फेंक गया था, ले जाओ यह अपने पंखे। यानी जो बंदर पपीते लाया उसके बदले जो पंखे दोनों ले गया था, वो पंखा उसकी डेरे पर, यानी भद्र पुरुष के डेरे पर दोनों पंखे रख दिए थे। और उस भद्र पुरुष ने उसे बुलाकर ये पंखे देना चाहा कि ये पंखे यह बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। सुमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सुमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा है? भद्र पुरुष थोड़ा चकित होते हुए बोले, हाँ, पंखों को यहीं फेंककर वह एक पपीता तोड़ ले गया था। सुमन बोला, सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सरकार, वह बंदर पंखे के बदले में मुझे पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सुमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, यानी ज्ञान है, तब मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूँगा? यानी वे भद्र पुरुष जो व्यक्ति थे, वे सोचने लगे कि जब बंदर पपीते के बदले 2 पंखे लाकर मेरे पास रख दिए, तब ये 2 पंखे, जब उसके पास इतना विवेक है, ज्ञान है, यानी जंगली जंतु के पास इतने विवेक ज्ञान है, तो मैं एक मनुष्य हूँ,
तुम्हारा पंखा मैं कैसे ले सकता हूँ। यानी भद्र पुरुष ने कहा, तुम पंखों को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। सुमन सकुचाते हुए बोला, सरकार यह बिकता तो है 4 रुपये जोड़ा, लेकिन आज जो भी दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपये का एक सिक्का निकाला और सुमन को दे दिया। सुमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। तो यह कहानी यहीं तक थी। इसके बाद यहाँ इसका क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ में से कहानी में जो हुआ उनके सामने सही का निशान लगाइए। सुमन ताड़ के पंखे बेचता था। तो हाँ, सुमन ताड़ के पंखे बेचता था, इसमें ऐसे सही का निशान लगा देंगे। सुमन ने बंदर के बच्चे को गुलगुला दिया। देखिए सुमन ने बंदर के बच्चे को गुलगुला दिया। तो हाँ, गुलगुला उसको दिया था। बंदर सुमन के 2 पंखे लेकर चला गया। तो हाँ, ये भी सही होगा। बंदर सुमन के लिए पपीता लाया था। तो यह भी सही था, क्योंकि वह पंखे के बदले उसे 2 पपीता लाया था। एक पपीता लाया था। बंदर पैसे के बदले पपीता लाया था, नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। सुमन 6 रुपये जोड़े पंखे बेचता था। तो नहीं, सुमन 4 रुपये जोड़े पंखे बेचता था, तो यह भी गलत है। चलिए उसके बाद देखते हैं 2 नंबर में दिया है कि सुमन गुजारे के लिए क्या क्या करता था। सुमन गुजारे के लिए क्या करता था। तो सुमन गुजारे के लिए अपना पंखा बेचता था। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पर हम लिखे हैं कि सुमन गुजारे के लिए अपना पंखा बेचता था। 2 नंबर प्रश्न है कि सुमन को बंदर पर दया क्यों आ गई। तो इसका उत्तर है क्योंकि बंदर भूखा था। सुमन ने जब नाश्ते की पोटली खोली तब बंदर भूख से उसके सामने टुकुर टुकुर देखने लगा, इसलिए सुमन को बंदर पर दया आ गई। 3 नंबर सवाल दिए हैं, बंदर किसके बदले में पपीता लाया था। तो बंदर पंखे के बदले में पपीता लाया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भद्र पुरुष ने सुमन को 2 पंखों के बदले कितने पैसे दिए। तो सुमन ने उन 2 पंखों के बदले, भद्र पुरुष ने उन 2 पंखों के बदले उसे 5 रुपये दिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 1 नंबर दिया है कि सुमन अपने पंखे बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाता था। आप पंखों बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाएंगे। ठीक है, चलिए सुमन अपने पंखे बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाता। तो यही आवाज़ लगाता था कि पंखा ले लो पंखा। ठीक है, आप पंखों को बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाएंगे। 2 नंबर सवाल दिए हैं कि सामान बेचने वाले अपने सामान बेचने के लिए आवाज़ क्यों लगाते हैं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं हम। सामान बेचने वाले अपने सामान बेचने के लिए आवाज़ क्यों लगाते हैं, क्योंकि आवाज़ लगाने से दूर दूर से लोग आवाज़ सुनकर सामान खरीदने के लिए आ जाते हैं, इसलिए सामान बेचने वाले आवाज़ लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया है कि बंदर ने सुमन की क्या सहायता की और कैसे। तो बंदर ने भूखे सुमन को पपीता लाकर सहायता की। वह सुमन के 2 पंखे लेकर भाग जाता है और वह पंखा को एक डेरा के बरामदा पर फेंककर एक पपीता तोड़ लाता है और वह सुमन को दे देता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल है, क्या सुमन ने बंदर को अपने साथ रखा था। तो नहीं, सुमन ने उस बंदर को अपने पास नहीं रखा था। आज ताड़ के पंखे का दाम क्या है। तो आज ताड़ के पंखे का दाम 40 रुपये के लगभग है, यानी 35 या 40 रुपये के लगभग होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिया है कि अगर सुमन ने बंदर को खाने का सामान ना दिया होता तब क्या होता। अगर भद्र पुरुष बंदर को पपीता न लेने देते तो क्या होता। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। अगर सुमन ने बंदर को खाने का सामान न दिया होता तो क्या होता। तो इसका सही उत्तर है, अगर सुमन ने बंदर को खाने का सामान न दिया होता तो बंदर से नज़दीकी नहीं होती और बंदर भी भूखे सुमन की सहायता न कर पाता। अगर भद्र पुरुष बंदर को पपीता न लेने देते तो क्या होता। तो सुमन को भूखे पेड़ के नीचे सोना पड़ता। ठीक है,
चलिए यहाँ देखते हैं कि कहानी में से उन अंशों को खोजिए जिनसे पता चलता है कि सुमन और बंदर एक दूसरे के मन की बात समझते हैं। सुमन बहुत दयालु है। चलिए सवाल को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। सुमन और बंदर एक दूसरे के मन की बात समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि सुमन का पंखा न बिकने के कारण वह भूखा था। वह बाजार से कुछ खरीद भी नहीं पाया। वह खाली हाथ पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी समय बंदर वहां आ जाते हैं और उसे टुकुर टुकुर देखने लगता है। फिर वह उसके 2 पंखे लेकर और वह एक बहुत बड़ा पपीता लाकर सुमन को दे देता है। मानो ऐसा लगा जैसे कि बंदर सुमन के मन को बात समझता है। चलिए 2 नंबर सवाल है कि सुमन बहुत दयालु है। तो इसका उत्तर है क्योंकि सुमन ने अपना पोटली खोलकर भूखे बंदर को खाने के लिए 2 गुलगुले बंदर की ओर फेंक दिए, जिसे खाकर बंदर ने अपनी भूख मिटाई। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम की बात है। तो इसका उत्तर है सुमन पंखे लेकर बेचने जाता है। जब दोपहर के सारे लोग सो जाते हैं तब उसके पंखे नहीं बिकते हैं। उस समय वह भी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है तथा दोपहर ढलने के बाद वह फिर से पंखा बेचने चला जाता है। चलिए 4 नंबर सवाल है कि भद्र पुरुष भला आदमी था। तो इसका उत्तर है कि भद्र पुरुष भला आदमी था क्योंकि वह सुमन को बुलाकर पंखे दे देना चाहता है, जबकि बंदर उसका पपीता तोड़कर भागा था। फिर भी वह सुमन को 4 के बदले 5 रुपये दिए। ठीक है। चलिए आगे सवाल है समझ की बात। प्रश्न 1 में दिया है कि दोपहर को सुमन के पंखे क्यों नहीं बिकते थे। क्योंकि गर्मी के मौसम में दोपहर में सभी लोग सो जाते थे, इस कारण नहीं बिकता था। ठीक है। 2 नंबर सवाल है मुरही फुटहा कचड़ी गुलगुला कैसे बनते हैं। मुरही चावल भूनकर बनता है। मुरही को चावल भूनकर बनाया जाता है, जबकि फुटहा चना भूनकर तथा कचड़ी बेसन में प्याज मिर्च मसाला इत्यादि मिलाकर बनाया जाता है। कचड़ी या इसे आम भाषा में कचौड़ी बोलते हैं, जो बेसन में प्याज मिर्च मसाला इत्यादि मिलाकर बनाया जाता है। और गुलगुला आटा में चीनी का घोल बनाकर उसको छानकर बनाया जाता है। 3 नंबर सवाल है कि बंदर सुमन पर क्यों गुर्राया था। बंदर सुमन पर क्यों गुर्राया था। इसका सही आंसर है क्योंकि सुमन ने बंदर के द्वारा लाया गया पपीता नहीं ले रहा था, इस कारण वह सुमन पर गुर्राया था। ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ दें अपनी आपकी भाषा में आप अपनी मातृभाषा में नीचे लिखे शब्दों वाक्यों को कैसे कहेंगे। मातृभाषा में यानी अपनी बोलचाल की भाषा में कैसे कहेंगे। देखिए यहाँ पे गुलगुला लिखा है, गठरी पपीता कारनामा 6 रुपये जोड़ा। जैसे गुलगुला है तो गुलगुला को हम क्या कहते हैं। जैसे गठरी है तो गठरी को क्या कहते हैं। पपीता और कारनामा को क्या कहते हैं। तो चलिए इसका हम समझते हैं। देखिए इसको यहाँ पर हम लिखे हैं। जैसे गुलगुला को गुलगुला कहते हैं, हर लोग ये इसके नाम को जानते हैं। क्या इसको पुआ भी कहते हैं। गठरी को भी हम सभी जानते हैं, गठरी कहते हैं, गठर कहते हैं। पपीता को भी हम सभी जानते हैं, पपीता कहते हैं। कारनामा का मतलब होता है कार्य या काम, यानी काम करना। 6 रुपये जोड़ा, इसको भी हर कोई जानता है। 2 नंबर में दिए है सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूँगा। तो इसको सही जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अपने भाषा में कि सर या मालिक, तब मैं यह पंखा नहीं लूँगा। पंखा ले लो पंखा, तो इसको अपनी भाषा में ऐसे ही कहेंगे पंखा ले लो पंखा। ये कहाँ से ले आए तुम, तो इसको अपनी भाषा में यहाँ पर हम लिखेंगे ये तुम कहाँ से ले आए। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में दिए हैं कि इस कहानी को अपनी मातृभाषा में सुनाइए, यानी इस कहानी को अपनी मातृभाषा यानी हिंदी में अपनी भाषा में सुनाना है, यानी पढ़कर सुनाना है। इसके बाद ये है कि भाषा के रंग, वह सुमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। इस वाक्य में टुकुर टुकुर देखने का मतलब, देखने का क्या मतलब है। देखिए इसका उत्तर हम लिखे हैं कि टुकुर टुकुर देखना है तो मतलब एकटक देखना या ध्यान से देखना। एकटक यानी एकटक देखना या ध्यान से देखना। ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं।
आगे दिया है कि देखने के इन तरीकों में क्या अंतर है। इनका मतलब समझाने के लिए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे घूरना, यह भी देखना है एक प्रकार का। अपलक देखना, टेढ़ी नज़र से देखना है। निहारना, टकटकी लगाकर लगाना या आंखें फाड़कर देखना है। ये सभी तरह से एक तरह से देखना है, लेकिन देखने का जो नज़रिया है वो सब अलग अलग है। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे घूरना, यानी बच्चों की गलती पर पिता उन पर घूरने लगे। घूरना का मतलब क्या होता है, यानी टेढ़ी नज़र से देखना, यानी थोड़ा क्रोध भरी नज़र से देखना। अपलक देखना, इसका सही वाक्य हम बनाएंगे कि रोमांटिक मैच को हम लोग अपलक देखते रहते हैं। अपलक का मतलब, अपलक देखने का मतलब क्या है, यानी एकाएक देखते रहना, एकाएक देखते रहना। टेढ़ी नज़र से देखना, श्याम के दुश्मनी से मोहन उसे टेढ़ी नज़र से देखता है। जैसे निहारना, जब बहुत दिनों बाद माँ बच्चों से मिलती हैं तब उसे निहारती रहती हैं। निहारना का मतलब क्या होता है, यानी ध्यान से गौर से देखना। जब बहुत दिनों बाद माँ बच्चों से मिलती हैं तो वह उसे निहारती रहती हैं। टकटकी लगाना, यानी एकटक देखना। कुत्ता खाना खाने के लिए टकटकी लगाए बैठे रहता है। चलिए 6 नंबर है आंखें फाड़कर देखना। तो इसका सही आंसर है कि पुत्र को चोरी में पकड़े जाने पर पिता आंखें फाड़कर देख रहे थे। ठीक है। 2 नंबर में दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के बदले ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए कि उनका मतलब ना बदले। जैसे क नंबर देखिए, लिखा है कि वह दोपहर को विश्राम करते हैं। रेखांकित शब्द है विश्राम। विश्राम का मतलब क्या होता है, आराम करना। विश्राम का मतलब आराम करना। वह दोपहर को विश्राम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वह दोपहर को आराम करता है। देखिए ऐसे इस रेखांकित शब्द पर ऐसे हमें शब्द यहाँ पर लिखना है कि इसका अर्थ न बदले, यानी ज्यों का त्यों रहे। ठीक है, यानी विश्राम के एक पर्यायवाची शब्द के रूप में हमें लिखना है। वह दोपहर को विश्राम करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वह दोपहर को आराम करता, विश्राम करता था, तो आराम करता था। वह ताड़ के पंखे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चलिए इसका हम लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं। वह दोपहर को विश्राम करता था, तो इसका सही आंसर है वह दोपहर को आराम करता था। वह ताड़ के पंखे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, तो इसका आंसर हम लिखे हैं वह ताड़ के पंखे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था या गुजारा चलाता था, यह भी लिख सकते हैं। आज भी तुम संतोष करो, तो यहाँ पर हो जाएगा आज भी तुम विश्वास करो। सुमन सकुचाते हुए बोला, तो इसका सही अर्थ में हम लिखेंगे कि सुमन हिचकिचाते हुए बोला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर में दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। इस पर सुमन की आंखें खुल गई। इस पर सुमन की आंखें खुल गई। सारी बात जानकर सुमन की आंखें खुल गई। दोनों वाक्यों में आंखें खुल गई के अर्थ में अंतर है। देखिए इसमें 2 अंतर हैं। अंतर है कि इस पर सुमन की आंखें खुल गई, मैंने किसी बात पर सुमन की आंख जो थी वह खुल गई। सारी बात जानकर सुमन की आंखें खुल गई, यानी सारी बात जानकर यहाँ सच्चाई का अर्थ दर्शाया गया है। यानी सारी बात यानी सच्चाई जानकर उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसे सत्य का पता चल गया। पहले वाक्य में आंखें खुल गई का मतलब जागने से है। इस पर सुमन की आंखें खुल गई, या तो वह नींद में था, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसकी आंखें खुल गई। पहले वाक्य में आंखें खुल गई का मतलब जागने से है, यानी सोने जागने से इसका संबंध है। जबकि दूसरे वाक्य में आंखें खुल गई का मतलब सच्चाई का पता लगाने से है, कि उसे किसी बात की पता चल गया और पता चलते ही उसकी आंखें खुल गई। दूसरे वाक्य में आंखें खुल गई एक मुहावरा है। आंखें खुल गई का मतलब होता है कि फिर से किसी गलती को ना दोहराना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए उनके मतलब बताइए। आंखें लगना, आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखें फैलना, आंखें चुराना, आंखें दिखाना, आंखों की किरकिरी होना। तो चलिए इसको हम लिखकर समझते हैं। देखिए इसको यहाँ पर हम लिखें आंखें लगना मतलब नींद लगना। रात में मोहन के
रात में भोजन के बाद आंखें लगने लगती हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी सत्य का ना दिखना। अभिमान के कारण उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। आंखें फैलना यानी चकित होना। आश्चर्य से मोहन की आंखें फैल गई। आंखें चुराना यानी बचाकर चलना। आजकल हम सभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें को आंखें चुराकर चलते हैं। 5 नंबर दिया है आंखें दिखाना यानी क्रोध करना। सोहन ने मोहन से अपना पैसा मांगे तो उन्होंने आंखें दिखाना शुरू किया। 6 नंबर में है आंखों की किरकिरी होना यानी अच्छा न लगना। श्याम सोहन के आंखों का किरकिरी बन गया है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए इसमें दिए नीचे दिए गए वाक्य में मोटे अक्षरों में लिखे सर्वनाम किसके लिए आए हैं लिखिए। मोटे अक्षरों में सर्वनाम कौन है? वह, उसने, मैं, ये। वाक्य है कि लेकिन वह क्या करता। लेकिन वह क्या करता, तो वह किसके लिए है? तो सुमन के लिए है। तो यहाँ पर लिख देंगे सुमन के लिए। ठीक है। आगे दिए उसने पपीता को छुआ नहीं, तो किसने छुआ नहीं? तो सुमन ने। सुमन ने। ठीक है। तो उसने किसके लिए है? तो सुमन के लिए। यहाँ पर लिख देंगे सुमन के लिए। तब तो मैं मनुष्य हूँ। तब तो मैं मनुष्य हूँ। तो मैं किसके लिए है? यह किसने कहा? यह भद्र पुरुष ने कहा। तो यहाँ लिख देंगे कि भद्र पुरुष के लिए। यहाँ मैं किसके लिए है? मैं किसके लिए? तो मैं भद्र पुरुष के लिए है। ठीक है। ये तुम्हारे हैं, किसने कहा? तो भद्र पुरुष ने कहा। किसके लिए? पंखे के बारे में। ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हारे क्या है? पंखे। तो यहाँ पर लिख देंगे पंखों के लिए। चलिए आगे दिया है कि आपकी कल्पना। उपकार का बदला शीर्षक कहानी की किसी एक घटना को संवाद के रूप में लिखिए। देखिए इसके संवाद के रूप में लिखना है। जैसे हम दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी तरह बातचीत के आधार पर इस घटना को हमें शीर्षक कहानी को लिखना है। 2 नंबर में है कि अपने दोस्त को सुमन और बंदर के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखना है जो दोस्त को और सुमन और बंदर के बारे में बताते हुए एक पत्र हमें लिखना है। तो चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।